नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लंबे समय से निलंबित पड़े हुए MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील के बारे में, जिसके तहत वायुसेना के लिए 114 उन्नत 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदने की प्लान थे। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, इसके कयास बीते कई महीनों से लगाए जा रहे थे। हालांकि ये फाइनल और पुख्ता खबर तो नहीं है, लेकिन इसके लक्षण दिखने लगे हैं। दरअसल हुआ ये है दोस्तों, तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप अपने निर्माण के आखिरी चरणों पे है और इसे इसी साल के अंत में रोल आउट किए जाएंगे और अगले साल यानी 2025 में इसके पहली उड़ान को संपन्न किया जाएगा। और इसके चलते अब वायुसेना के 114 MRFA रिक्वायरमेंट पर सवालिया निशान उठ चुके हैं, क्योंकि अडा की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि तेजस मार्क 2 एक बेहद ही केपेबल फाइटर जेट होने वाला है, जो वायुसेना की हर जरूरत को, यहाँ तक कि 114 MRFA वाली जरूरत को भी पूरा कर सकता है। और यही स्टेटमेंट के आते ही पूरे MRFA डील की वास्तविकता पर सवाल उठ चुके हैं और इसकी जरूरत पर भी अब सवाल खड़े हो चुके हैं। ये अपडेट ऐसे वक्त में आया है जब भारत का पूरा ध्यान इस वक्त अपने स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, AMCA और TEDBF पर टिकी हुई है। और वहीं दूसरी ओर MRFA डील को लेकर पिछले कुछ सालों से कोई भी बड़ी अपडेट निकल के सामने नहीं आई है। ऐसे में इस डील के भविष्य को लेकर अब सवाल उठ चुके हैं। जो लास्ट बड़ी अपडेट हमें MRFA को लेकर देखने को मिली थी, वो वर्ष 2023 के अक्टूबर में देखने को मिली थी, जब एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सर ने इस पर एक बड़ी अपडेट दी थी और उन्होंने कहा था कि जो इस डील की प्रोग्रेस है वो सिग्निफिकेंट है और आने वाले समय में कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद से आज तक कोई भी बड़ी रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। हाँ, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उनमें बड़ी गतिविधि देखने को मिली है, जहां पर स्वीडन की साब और अमेरिका की लॉकेट मार्टिन और बोइंग काफी एग्रेसिव वे में सामने आए हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अभी भारतीय वायुसेना के इस प्रोग्राम में कोई मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। अब कुछ रिपोर्ट्स यह इंडिकेट कर रही हैं कि शायद जनरल इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएंगे और सरकार का गठन होगा, तो उसके बाद इसमें हमें कुछ बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिले सकते हैं। लेकिन उसकी उम्मीद भी काफी कम है, क्योंकि अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यही अभी लटक रहा है और जिस प्रकार की कम्प्लेक्सिटीज अब इस प्रोग्राम में देखने को मिल रही हैं, उम्मीद कम है कि 2026 से पहले ये डील फाइनलाइज भी हो पाएगी। फ्रांस के साथ जब 36 राफेल विमानों की डील हुई थी वर्ष 2016 में, उसमें जो इनिशियल एग्रीमेंट था वह ये था कि राफेल की खरीद के तुरंत बाद MRFA को हरी झंडी मिल जाएगी और वर्ष 2019 से प्रोग्राम की शुरुआत होगी। लेकिन फिर तकरीबन 5 साल बीत गए, आज 2024 आ गया, लेकिन इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला। जो मेजर प्रॉब्लम्स MRFA एक्विजिशन प्रोग्राम में फेस किए जा रहे हैं, उनमें पहला है सिलेक्शन प्रोसेस। अभी तकरीबन 7 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट हैं जो इस कंपटीशन में है और अभी एयरक्राफ्ट टाइप को ही फाइनलाइज नहीं किया जा सका कि भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट सही रहेगा। इसमें रूस की तरफ से MiG-35 और Su-35, स्वीडन की तरफ से साब ग्रिपेन E, फ्रांस की तरफ से राफेल F4, यूरोप की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून ट्रांच 5, अमेरिका की तरफ से F-15EX और F-21 शामिल है। लेकिन इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट सिलेक्ट किया जाएगा, अभी यही फाइनलाइज नहीं हो पाया है। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस डील का, वे है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। और ये जो नेगोशिएशन फ्रेमवर्क है, ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी एयरक्राफ्ट सिलेक्ट किया जाएगा, उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सुनिश्चित करना होगा इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन के साथ। इसी शर्त पे जो एयरक्राफ्ट है, इनका निर्माण भारत में होगा और वो MRFA के अंतर्गत सेलेक्ट किए जाएंगे। अब इसी संदर्भ में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि भारत को अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि यह जो MRFA का टेंडरिंग प्रोसेस है, अब इसको अगर फास्ट ट्रैक नहीं किया गया तो फिर हमारे लिए ये उतना यूजफुल नहीं रहेगा। अब हाल ही में आप सबने बोइंग को लेकर के रिपोर्ट देखी होगी, जहां पर बोइंग ने F-15EX की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के महिंद्रा एरोस्पेस के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं दूसरी ओर फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन ने पहले द्राल यानी डिसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड नाम की एक जॉइंट वेंचर बनाई थी, जिसके अंतर्गत राफेल एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में वे करना चाहती थी। लेकिन अब वो 100% ओनरशिप चाहते हैं कि जो पूरा कंट्रोल है वो उनके पास रहे और वे राफेल का निर्माण भारत में करने के लिए तैयार हैं।
स्वीडन की साब भी इस समय 100% ओनरशिप के साथ में भारत में ग्रिपेन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए इच्छुक है। हालांकि वो इस विषय को लेकर लगातार एचएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बात कर रहे हैं। वहीं रशिया भी अपने Su-35 को लेकर के कंपटीशन में वापस आया है। तो यहाँ पर चीजें काफी पेचीदा बन चुका है। किसको सेलेक्ट करें किसको ना करें, ये एक बड़ा सिरदर्द बन गया है भारत सरकार और वायुसेना के लिए। अगर हम वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात करें तो वो सीधे तौर पर उसी एयरक्राफ्ट का समर्थन करते हैं जो इस समय भारतीय वायुसेना के सर्विस में सबसे नया है और जिसके लिए हमने एक अच्छा खासा खर्चा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। और वो कोई नहीं बल्कि फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल F4 स्टैंडर्ड होने वाले हैं। ये हम सभी कमोवेश बहुत पहले से जानते हैं और भारतीय हर एक डिफेंस लवर्स की पसंद भी राफेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी किसी अज्ञात कारणवश इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें MRFA डील की जो उद्देश्य है वो फिर से एक बार याद करनी चाहिए। जब 2020 के समय घटते स्क्वाड्रन क्षमताओं से जूझ रही भारतीय वायुसेना को एक नई जीवनदान देने के लिए MRFA डील को फाइनलाइज करने की बात की गई, जिसके तहत हमें 2026 से फाइटर्स मिलने शुरू होने वाले थे, जिससे हम अपने पुराने जेट्स को बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या? आज 2024 मई महीने आ चुके हैं, अभी हम इस डील पर फाइटर ही सेलेक्ट नहीं कर सके। डील पर आखिरी मुहर लगना तो बहुत दूर की बात है, हम सिर्फ 2020 में इसके RFI जारी किए थे। बस वही एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिली इस डील से जुड़ी, और वो भी 4 साल पहले की बात है। अब हमें ये भूलना नहीं चाहिए, MRFA एक्विजिशन हमारा दूसरा कोशिश है। पहला कोशिश का नाम MMRCA था, जिसे लेकर 2000 साल शुरुआत हुई थी, जिस डील के तहत ही 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार के समय फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल विमान को विजेता घोषित किया गया था वायुसेना द्वारा। और वे डील 2015 में कई सारे कम्प्लेक्सिटीज फेस करने के बाद स्क्रैप कर दिए गए सरकार द्वारा, और तभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे फ्रांस से 36 राफेल विमानों को खरीदे गए। तो ये सब कुछ देखने के बाद हमें तो नहीं लगता कि 2024 में भी हमें इस डील से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान भी लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 2026 में भी फाइनलाइज किया गया, तब भी सबसे बेहतर दृष्टिकोण के हिसाब से MRFA के अंतर्गत जो पहला एयरक्राफ्ट है वो हमें 2029-30 के पहले देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि जिस चीज को हम एज अ सॉल्यूशन देख रहे थे, हमारे घटते स्क्वाड्रन क्षमताओं को सुधारने के दृष्टिकोण से, वो हमारे लिए उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब MRFA 2029-30 के समय पे उतना कॉस्ट इफेक्टिव क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये वही समय सीमा है जब हमारा स्वदेशी तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर अपने प्रोडक्शन में एंटर करेगा। और जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा है कि अडा की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप अब HAL की फैसिलिटी में अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है, जिसकी इसी साल के अंत में रोल आउट होने की प्रबल संभावनाएं है। और अगर इसमें कुछ डिले भी होते हैं तो भी ये पहला प्रोटोटाइप 2026 में रोल आउट हो जाएंगे। यानी अभी के हिसाब से अगले साल इसकी पहली उड़न होने वाली है, और सब कुछ ठीक ठाक चला तो ये एयरक्राफ्ट 2029 में प्रोडक्शन में जाने की प्रबल संभावनाएं है। तो ऐसे में रक्षा जानकार अब ये कह रहे हैं कि जब MRFA को लेकर हम 2026 में डील साइन करेंगे या डील को फाइनलाइज करेंगे और 2029 में हमें पहला एयरक्राफ्ट मिलेगा, तो इससे अच्छा तो यही है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर हम MRFA में खर्च करेंगे, वो पैसा हम अपने स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम में खर्च करें। अब कल ही ट्विटर यानी X सोशल मीडिया पे एक खबर निकली थी, जहां पर एक समाचार एजेंसी द्वारा HAL चेयरमैन को उनके एनुअल रिपोर्ट को लेकर कई सारे प्रश्न पूछे गए, जहां पर उनको ये पूछा गया कि क्या तेजस मार्क 2 MRFA को रिप्लेस कर सकता है। तो उन्होंने स्पष्ट कोई जवाब तो नहीं दिए, मगर उन्होंने कहा कि इसका उत्तर भारतीय वायुसेना को देने होंगे, उन्हें ही ये निर्णय लेने होंगे क्या उनके लिए बेहतर होंगे। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी तो यही है कि अगर MRFA को लेकर चीजें सही ना रही तो भारत जो ये पैसा है वो स्वदेशी प्लेटफॉर्म पे ही खर्चा करें, फिर चाहे एडिशनल तेजस मार्क 1 हो जाए या फिर तेजस मार्क 2 हो जाए, इनके नंबर्स में बढ़ोतरी करके अपनी जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। इसके पहले जो सबसे बड़ा सजेशन आया था वो हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सर का था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर MRFA में जो हमें रिक्वायरमेंट है वो बहुत अर्जेंट है, तो हम एडिशनल बैचेस में राफेल की तरफ जा सकते हैं, जहां पर पिछले 36 राफेल के डील पे ही एक फॉलो ऑन डील का क्लॉज पहले से मौजूद है, या इकट्ठा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की जगह हम इसे अलग अलग बैचेस में खरीदें। इससे भारतीय वायु
सेना को एक रीजनेबल नंबर में ये एयरक्राफ्ट मिल भी जाएंगे और जो कैपेबिलिटीज है वो प्रभावित नहीं होंगी और हमारे जो स्वदेशी प्रोग्राम है इनका डेवलपमेंट भी इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। अब अगर दुर्भाग्य से किसी नई फाइटर का सिलेक्शन MRFA में कर लिया जाता है, जैसे अमेरिका की F-15X हो गए या फिर यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून हो गए, तो हमें फिर से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे इनके मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल के लिए। उसके बाद इनके पायलट्स के ट्रेनिंग नए सिरे से करनी पड़ेगी और इन नए विमानों के वेपन इंटीग्रेशन पे भी फिर से इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही महंगा साबित होगा। इससे अच्छा तो ये है कि हम राफेल को ही सेलेक्ट करें, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही भारत पे मौजूद है। हाँ, एक जो दिक्कत हमें राफेल में भी देखने को मिलेगी वो है इसका भारत में प्रोडक्शन, जहाँ पर इसके प्रोडक्शन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा और वह पर पहले पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही एयरक्राफ्ट का निर्माण संभव होगा। और इसी वजह से राफेल का भारत में प्रोडक्शन हमारे लिए महंगा होने वाला है। और ये सब देखते हुए ही अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रोग्राम अब किस दिशा में जा रही है। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।